नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत और कार्यविधि। यह जो क्वेश्चन है या टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, या तो आप ये समझ लीजिए जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको बारीकी से आप तैयार कर लीजिए, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल डिटेल से। और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी अपने आप से पढ़ के एक दो बार में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर को हम एक मशीन मान सकते हैं, यंत्र भी बोल सकते हैं, युक्ति भी बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम अल्टरनेट जो करंट होता है यानी प्रत्यावर्ती जो धारा होती है जो तारों से आती है। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी लाइन जो निकलते हैं, जैसे 33,000 हो गई, उससे भी ज़्यादा हो गई, 1,20,000, ये सब बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। और गांव में जो लाइट आती है मैक्सिमम वो आती है 300 या 120 वोल्ट या तो 420 वोल्ट की। जो मशीनरी वगैरह है वहाँ पर 420 वोल्ट की आती है। तो अगर 33,000 में से हमें 420 वोल्ट लेना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर रखते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम बिजली को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी ज़्यादा की तो हम ऐसा युक्त बनाएंगे जो ज़्यादा कर दे, और हमें कम की आवश्यकता होगी तो हम ऐसी एक युक्त बनाएंगे जो कम कर सके, जिसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। अब ध्यानपूर्वक आपको समझ लेना है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्त या यंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो हमारी बिजली है प्रत्यावर्ती धारा, इसी को प्रत्यावर्ती वोल्टता भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो आपको बस इतना ही जवाब देना है कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रांसफॉर्मर आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। धीरे धीरे हम कार्यविधि के बारे में भी समझ लेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। सिद्धांत सिद्धांत इसका किस पर कार्य करता है? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। परिवर्तन होने के कारण उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। अब जैसे यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में हम जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, और फिर उस यहाँ पर आप देख लीजिए क्रोड वगैरह रखी हुई है, ये सब आगे हम समझेंगे। पर अभी ये समझ लीजिए, ये कुंडली है जो कॉपर के तारों लपेटे हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर तीन तार, ऐसे तीन राउंड करके तार लपेटा हुआ है। तो यहाँ पर हम जब मान में परिवर्तन करेंगे तो उसके साथ साथ आगे जो दूसरी कुंडली हमारी है इसमें परिवर्तन होने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी इसमें फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ जिसके कारण इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो गई। ध्यानपूर्वक आपको समझ लेना है, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या हम विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर या तो कम करेगा बिजली को या तो ज़्यादा करेगा, क्योंकि हमें ज़रूरत जिस हिसाब से होगी हम उस हिसाब का ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो ऊंचाई ट्रांसफर, अब इसका नाम ही है ऊंचाई, यानी ये धारा को बढ़ा देता है। ऊंचाई यानी धारा को बढ़ा देता है। जो ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम होती है। यानी प्राथमिक कुंडली में है, जब जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं यानी 33,000 वाली लाइन मान लेते हैं, उसमें से हम तार लेंगे और उसे लगाएंगे पहली कुंडली में। पहली कुंडली में कम रखेंगे फेरों की संख्या और दूसरी कुंडली में ज़्यादा रखेंगे फेरों की संख्या। यानी ये क्या करेगा, 33,000 में से बिजली लेगा जितनी वहाँ से आएगी, लेकिन जिसमें जितना परिवर्तन होगा उससे अधिक हम फेरों की संख्या उधर ले लेंगे दूसरी कुंडली में, जिसके कारण वहाँ पर
प्रत्यावर्ती जो धारा है यानी वोल्टेज है, प्रेरित धारा, वो ज़्यादा उत्पन्न होगी। इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। अभी यहाँ पर आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में क्या कहना है वो समझ लीजिए, क्या लिखना है ये समझिए। जो ट्रांसफार्मर निम्न यानी कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी बिजली को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी कम से अधिक में बदलने वाला ऊंचाई होता है। अब आप अपचाई को ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो कम कर देता होगा भाई, जो अधिक विद्युत धारा को कम विद्युत धारा में बदल देता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। जो ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। अब यहाँ पर कुंडली है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की एक चित्र बना हुआ है। हालांकि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, पर उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसका एक कुंडली है, उससे हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्राथमिक कुंडली है। इस प्राथमिक कुंडली में ही हम जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मान लेते हैं ये लाइन आई है, इसी में से हमने यहाँ पर ये जोड़ रखा है। तो ये 33,000 की मान लेते हैं, 33,000 की लाइन है, यहाँ से हमने इसमें जोड़ा है। तो इसमें आप पहले देखिए फेरों की संख्या कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या से, यानी पहली में ज़्यादा है, यानी ये कौन सा अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये यहाँ से धारा अधिक ले रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन यहाँ पर जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर धारा कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या कम है। अब यहाँ पर परिभाषा में भी अपचाई ट्रांसफार्मर में यही लिखा है, इसमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। यहाँ पर अधिक है प्रथम कुंडली में, यहाँ कम है, यानी ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर को हम उल्टा कर देंगे कि भाई जो प्रथम कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम कर देंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसकी रचना क्या होती है, रचना किस तरीके से करते हैं। तो रचना में हम समझेंगे, इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पट्टियां हैं आयताकार, कुछ पतली पतली पत्तियां हैं जिन्हें हम एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। फिर तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि तांबे का तार लपेटा हुआ है, जिसे हम कुंडली बोलते हैं। यहाँ पर एक कुंडली है, फेरों की संख्या है, यहाँ पर फेरों की संख्या, ये कुंडली है। यहाँ पर लिखा भी है प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली है। जो प्राथमिक कुंडली है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाते हैं और प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली में हम क्या जोड़ते हैं, मेन लाइन से हम करंट यहाँ पर लेते हैं, फिर अपने जहां पर भी ले जाना है वो द्वितीय कुंडली से हम तार ऐसे जोड़कर ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ रचना भी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोध बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाते हैं और प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं। तो ये थी इसकी रचना। अब समझ लेते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि क्या है, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी जब हम पहली कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ते हैं तो उसमें जो हम मैकेनिज्म बनाए हैं जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण जो दूसरी कुंडली है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगर आपने अन्योन प्रेरक का सिद्धांत पढ़ा है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये थी इसकी कार्यविधि। कार्यविधि भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे इसका सिद्धांत था उसी के आधार पर बस सिद्धांत में हम ये जोड़ दिए थे कि ये अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बाकी सब आगे का वही यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से हम किस तरीके से हम निकालेंगे फेरों की संख्या, यानी प्राथमिक कुंडली के लिए द्वितीय कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाएगा वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ईपी, ई का मतलब है विद्युत वाहक बल और ये है प्राइमरी
पी का मतलब प्राइमरी और ये सेकेंडरी यानी प्राथमिक और सेकेंड। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, ईपी इक्वल टू होगा माइनस एन एनपी एनपी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, डी फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स, डी फाई अपान में डी टी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। एनपी क्या है यहाँ पर, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और डी फाई अपान में डी टी क्या है, जो प्राथमिक कुंडली में फेर वो हुआ चुंबकीय फ्लक्स, या प्राथमिक कुंडली का नहीं मान सकते हैं क्योंकि जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। अब जो ईएस है ये द्वितीय कुंडली में फेर वो विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, माइनस एनएस, एनएस क्या हो जाएगा, सेकंड जो दूसरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या, फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को रखकर हम यहाँ पर निकाल लेंगे विद्युत वाहक बल। अब इसी को आगे हम समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, ये पूरा ध्यानपूर्वक समझिए। ईपी अपान में ईएस इक्वल टू होगा माइनस एनपी इंटू डी फाई अपान में डी टी अपान में माइनस एनएस इंटू डी फाई अपान में डी टी। अब यहाँ पर देखिए डी फाई अपान में डी टी से डी फाई अपान में डी टी ये कट गया, ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए, एरो तो बने हुए हैं, यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, जब भाग देंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा एन पी अपान में एन एस। तो ये डिपेंड करेगा विद्युत वाहक बल किस पर डिपेंड करेगा, अगर प्राथमिक कुंडली के लिए निकालना है, द्वितीय कुंडली के लिए निकालना है, तो ईपी अपान में ईएस इक्वल टू एनपी अपान में एनएस हो जाएगा। यानी प्राथमिक कुंडली में क्या विद्युत धारा है, द्वितीय कुंडली में क्या विद्युत धारा रहेगी, वो उनके फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगी, जितने कॉपर के फेरे वहां पर लगाए गए होंगे। तो यही था ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि। ध्यानपूर्वक उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो लास्ट में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आपको समझना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर अदरवाइज पढ़ के नोट्स बनाकर भी आप समझ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, या तो फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं बता देता हूं क्योंकि मेरा बताने का काम है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में अगर जाना है तो टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन, वहां से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपसे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें डाउनलोड कीजिए। और आसान है, बिल्कुल फ्री है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत है नहीं, तो जाइए डाउनलोड कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।